इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एनर्जी कैरी करती है वो इक्वली डिवाइड होती है दोनों ही फील्ड्स के साथ, इक्वली एसोसिएटेड होती है दोनों ही फील्ड्स के साथ। और फॉर्मूला सर आवाज कट रही है आपकी। चैप्टर सही है जी सर। सही आ रही है सर। तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ जिस तरह से एसोसिएटेड होती है उनके फॉर्मूलाज है ना। इस चैप्टर में बहुत सारे डायरेक्ट इक्वेशंस, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं जो आपको 1 मार्क के लिए ध्यान रखने होंगे। ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी डेंसिटी। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 11, लास्ट प्रॉपर्टी लिखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स have some momentum. Electromagnetic waves have some momentum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ मोमेंटम भी होता है। एक मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस सरफेस पर इंसिडेंट करती है, जिस सरफेस पर गिरती है, जहां पर फॉल करती है, उस सरफेस पर वो प्रेशर भी अप्लाई करती है, जिसको हम कहते हैं रेडिएशन प्रेशर। और यहाँ पर अब हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, स्मॉल p से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसके साथ टोटल एनर्जी कैरी कर रही है u, एक साइकिल में टोटल एनर्जी कितनी कैरी कर रही है, तो इस एनर्जी को अगर हम उसकी स्पीड से डिवाइड कर दें तो आपको मोमेंटम का फॉर्मूला मिलता है। u है एनर्जी, एनर्जी की यूनिट आप जानते हैं एनर्जी, और स्पीड की यूनिट भी आप जानते हैं। इन दोनों को चेक करेंगे तो आपको मोमेंटम की यूनिट जरूर मिलेगी। जैसे एनर्जी के लिए सिंपली आप ले लें 12 mv², और उसको अगर v से ही डिवाइड कर दे तो आपको मोमेंटम की यूनिट मिलेगी ना, क्योंकि ऊपर कोई एनर्जी है। एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला ले लिया, लाइक काइनेटिक एनर्जी। ओके गाइस, लाइन चेंज करके लिखिए। मोमेंटम एसोसिएटेड विद an electromagnetic wave, momentum associated with an electromagnetic wave is given as P equal to U by C। ये सिंबल स्टैंडर्ड है। U एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक बोथ, और C स्पीड ऑफ लाइट। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में हो तो गई सी के प्लेस पर स्मॉल v है ना, उस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड ली जाती है। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स सेंड किए थे। तो आपको आज थोड़ा सा काम करना है, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट आपको लगेंगे। वो आपको नोट्स आपकी कॉपी के में रजिस्टर में नोट डाउन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एसेंस है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं है। वही बातें हैं, वही चीज़ें हैं जो 1 मार्क का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है ना। इन जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो यूजेस हैं वो पूछे जाते हैं, तो यूजेस मैंने पॉइंट बनाकर वहां पर सेंड किए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट है ना, लाइट रेज, देन एक्स रेज, गामा रेज, एक होती है अल्ट्रा वायलेट रेज। ऐसे 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। और इनको सीक्वेंस में अगर हम लिखें, लाइक वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर या फ्रिक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो एक ऑर्डरफुल, एक बिल्कुल मैनरफुल सीक्वेंस जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बड़ा ऑर्डिनरी सी एक स्पेक्ट्रम है 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो लर्न करना होगा। मेन आपको यूजेस लर्न कर लें, ठीक है। अब हम थोड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें मेजरली आपके डिस्प्लेसमेंट करंट, देन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं, दैट्स इट। उसके बाद आप कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे, और ये 3 इसमें से 1 मार्क के आपको 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक है तो वो अपने पास रख ले,
और नहीं है तो क्वेश्चन मैंने भी सेंड किए हैं ग्रुप में, देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज ओके 8.1 a capacitor made of two circular plates each of radius a capacitor of two circular plates सर्कुलर प्लेट्स में कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती है दैट एम प्लेट और दोनों सर्कुलर है और दोनों की रेडियस सेम है। कितनी है? रेडियस है 12 सेंटीमीटर गिवन r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको चैप्टर की और इंफॉर्मेशंस मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस मिलेगी जो थ्योरी में नहीं है, जो कुछ डायरेक्ट इंफॉर्मेशंस मिलेगी। एंड सेपरेटेड बाय सेपरेशन जिसको हम डी जो लिखते हैं, separated by 0.5 सेंटीमीटर है या मीटर, सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, the capacitor is being charged by an external source। ठीक है, the charging current is constant and equal to चार्जिंग करंट क्या होता है? कंडक्शन करंट जो वायर में फ्लो करता है। 0.15 एम्पियर लिखा हुआ है, 0.15 एम्पियर। तो आईसी की वैल्यू आपको बता दी, सेपरेशन बता दिया, रेडियस बता दी, है ना। सर्कुलर जो प्लेट्स हैं तो उसकी रेडियस की हेल्प से हम एरिया पता कर सकते हैं प्लेट्स का। ठीक है, फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चार्ज चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो कैपेसिटेंस पता करना है एक काम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा दोनों प्लेट्स पर, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो किसी इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल आपको पता करना है, ये दो काम करना है। ठीक है गाइस, तो सी का फॉर्मूला तो सब जानते हैं, सी क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी पता करते हैं सबसे पहले, तो सी पता करने के लिए आपको ए पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सी पता करते हैं। C इक्वल टू ए मतलब पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सो बी रेडी। 3.14 इनटू ये 12 है ना, तो इसको 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर करना पड़ेगा। हमें फैरेड में कैपेसिटेंस चाहिए इसलिए, तो 144 12 का स्क्वायर 10 टू द पावर -4 स्क्वायर हो गया। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 8.85 10 टू द पावर -12 10 टू द पावर -12। ये कितना था? डी 0.5 सेंटीमीटर। वैल्यू डी की 0.5 सेंटीमीटर को हम 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पुट कर सकते हैं क्या? मीटर 5 सेंटीमीटर है। हाँ 5 है, 0.5 है, देखो पॉइंट सर 5 हो 5.0 है, 5.0 तो 10 टू द पावर -2 से काम चलेगा। ठीक है, 10 टू द पावर -2 चेक कर लेना है ना। 5 सेंटीमीटर 5.05 सेंटीमीटर। ओके, सी की वैल्यू कोई बताएं जिन्होंने कैलकुलेशन कर लिया हो? 5 से कैंसिल हो सकता है ये 1.77 10 टू द पावर -। अब तो प्रोडक्ट करना है, इन तीनों को प्रोडक्ट कर दें फटाफट। 10 टू द पावर -16 -14 फास्ट। कोई बता दे फटाफट, कैलकुलेटर से ही करना है, टाइम ज्यादा नहीं लगाना। प्रोडक्ट सर 8 इंटू 10 रेस्ट पावर -12 तो -11 के बाद कुछ नहीं, 805 10 टू द नहीं, आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो -11। जल्दी बताएं, आप तो प्रोडक्ट बताते ना, डेसिमल तो हम शिफ्ट कर देते। पूरा ही सॉल्व कर दिया क्या? सर 8 इंटू 10 टू द पावर -12।
अच्छा -12 समझ गया। 805 समझने इसको, ठीक है। 8 इंटू 10 टू द पावर -12 राउंडिंग ऑफ किया, 8 इंटू 10 टू द पावर -12 आप पता है पिको फैरेड, 8 पिको फैरेड, ठीक है, पहला आंसर, ठीक है। अब दूसरा काम, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल पता करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल पता करना है। कैसे पता करेंगे गाइस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या होता है? E इंटू डी। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। पोटेंशियल क्या होता है? तो वो होता है E इंटू डी। सही बात है क्या? कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? E इंटू डी, ठीक है। डी कांस्टेंट, इसको बाहर कर देते हैं, तो d अपॉन डी टी, ठीक है। E वेरिएबल होता है, E वेरिएबल होता है। अब और क्या कर सकते हैं? जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना आईडी, उसको यूज लें जैसे एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ध्यान दें डी फाई ई, अब फाई ई एक्चुअल में क्या होता है? ई इंटू ए, फ्लक्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ए तो कांस्टेंट होता है तो उसको बाहर कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए डी फाई डी ई, यस डी ई अपॉन डी टी। यहाँ दिमाग चलाना है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे डी ई अपॉन डी टी का एक फॉर्मूला मिल गया। ये जो नया काम किया है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन से, डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन से हमें डीई अपॉन डी ई अपॉन डी टी क्या मिलेगा? तो वो मिलेगा आईडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, आईडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ध्यान दें डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। अब फाई ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है, तो डीई अपॉन डी, डी अपॉन डी टी क्या आ रहा है? आईडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ पर डीई अपॉन डी टी के बेस पर ये लिखना पड़ेगा। तो जो पता करना है वहां से स्टार्ट किया, इक्वेशन 1, बिकॉज है ना डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन से थोड़ा आगे बढ़ाया तो हमें इक्वेशन 2 मिला। इक्वेशंस बनानी है पहले तो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब फॉर्मूला बन गया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 फॉर्मूला बन गया ना। फॉर्मूला क्या बना इसके प्लेस पर? E तो ऐसा का ऐसा है सेपरेशन, और ये हो गया आईडी एप्सिलॉन नॉट ए। तो अब सॉल्व कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को पहले E की टर्म में लिखा, हमें डिस्प्लेसमेंट करंट में पता है फाई ई के अंदर E होता है, तो इस तरह से कनेक्शन से हमें एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया जिसमें हमें सब कुछ पता है, डी ए आई डी। यस गाइस, आईडी पता है क्या आपको? पता है कंडक्शन करंट कितना था? 0.15 एम्पियर था, और जितना कंडक्शन करंट होगा किसी इंस्टेंट पर उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा प्लेटों के बीच में। कंडक्शन करंट का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट करंट के मैग्नीट्यूड के हमेशा सेम होगा। तो जो कंडक्शन करंट आपको दिया है वही होगा मैग्नीट्यूड में डिस्प्लेसमेंट करंट। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर बताइए। पहला आंसर आपने बताया 8 इंटू 10 टू दी पावर -12। या किसी ने सॉल्व 5 इंटू 10 टू दी पावर -2, आईडी 0.15, एप्सिलॉन नॉट 8.85, 10 टू दी पावर -12, ए 3.14 इंटू अगेन 44 इंटू 10 टू दी पावर -4। ये पूरा सॉल्व करना होगा। 5 से कैंसिल करें 1.77, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन करना होगा यहाँ पर। टेन टू दी पावर +10 +14, So 5.8 into 10 is about 11.
5.8 into 10 to the power 11 वोल्ट पर सेकंड, है ना, यूनिट वोल्ट पर सेकंड होगी। तो इसको थोड़ा चेक कर ले, बाकी लोग भी। पहला आंसर तो ये बताया है 5.8 10 to the power plus 11। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल बड़े लेंथी मिलेंगे, बाकी बड़े ऑर्डिनरी। तो जल्दी एंड कीजिए इसको। No sir, Possible part है तो मैं 1.8 देख into रहा हूँ। 10 raised to power 5. और चेक करो 10 to the power 11 1.8 So 10 to the power 9 आ गया। 1.8 10 to the power 9। और कोई? Sir, 1.8 into 10 to the power 6. 10 to the power 6 कैसे आ सकता है? 1 10 to the power 6 कैसे आ सकता है? तो 9 पर भी थोड़ा सा हो रहा है डाउट, 11 ही ठीक लग रहा था। भाई बताइए बाकी लोग, है ना। ये तो आपके ऊपर ही है। मेन काम तो क्या था? मेरा काम तो यहाँ खत्म हो गया था। dv by dt का फॉर्मूला आपको बनाकर दे दिया, वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन। Sir, तो मैं 10 की इस पावर स्पेस को 4 खाली के छोड़ता हूँ। 0.0018 आ रहा है। 1.8। तो यहाँ पर आप लोग करना, इसको सॉल्व कर लेना। हम यहाँ पर हमारा टाइम थोड़ा सेव करते हैं। फिजिक्स यहाँ पर एंड हो गई थी, फिर भी हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, आप चेक करो। ओके, इसमें और भी पार्ट्स हैं। ऑब्टेन दी डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट, तो ये थोड़ा इजी काम हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा बिटवीन द प्लेट्स, तो आईडी उतना ही होगा जितना आईसी है। कंडक्शन करंट के इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट्स इट। ध्यान रखना एक कॉन्सेप्ट, अगर कोई कैपेसिटर चार्जिंग वाले प्रोसेस में है, तो वायर्स में, उसको चार्ज करने वाले वायर्स में जितना कंडक्शन करंट होगा, वैक्यूम में उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा उस इंस्टेंट पर, सेम होगा। इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, मतलब जंक्शन रूल, वैलिड एट द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर? बताइए, जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, एम प्लेट, एन प्लेट, तो कैपेसिटर की प्लेट्स पर किरचॉफ का फर्स्ट रूल मतलब जंक्शन रूल वैलिड है क्या? हाँ या ना, सोच के बताइए। और जंक्शन रूल में, है ना, जंक्शन पर जितना करंट आता है उतना ही जाता है। तो आप क्या सोचते हैं? एक्चुअल में इसका आंसर है No. यस, वैलिड। यस यस यस, वैलिड। रीजन, कंडक्शन करंट की वैल्यू मैंने कहा कितनी है? 0 पॉइंट, जितना करंट आ रहा है उतना ही तो जा रहा है। 0.15 एम्पियर कंडक्शन करंट आ रहा है, और यहाँ से एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर डिस्प्लेसमेंट करंट कितना ट्रांसफर हो रहा है? उतना ही, 0.15 एम्पियर। तो एक प्लेट पर जितना कंडक्शन करंट आ रहा है उतना डिस्प्लेसमेंट करंट जा भी रहा है, नेक्स्ट प्लेट की तरफ ट्रांसफर भी हो रहा है। दैट इज वाई जंक्शन रूल वैलिड एट बोथ प्लेट्स। और यहाँ पर जितना डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है सेकंड वाली, सामने वाली प्लेट पर, उतना ही कंडक्शन करंट आगे चला जाएगा, है ना। कंडक्शन करंट यहाँ पर आईसी जाएगा। अब आप सोचिए ना, यहाँ पर कंडक्शन करंट जा रहा है, तो ऑब्वियसली इस पर आ भी तो रहा होगा, बट आ कौन सा रहा है? डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज आल्सो करंट इन एम्पियर, है ना। जिस तरह से कंडक्शन करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट करंट का भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो यस इसका आंसर है, यस इसका आंसर है। जितना करंट आ रहा है उतना वापस पास भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक लेंथी क्वेश्चन था ये। A parallel plate capacitor made of circular plates each of radius, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर 8.2 6 सेंटीमीटर सर्कुलर प्लेट्स की बात कर रहे हैं। कैपेसिटेंस आपको कहा 100 पिकोफैरेड, ठीक है। और Sir, the video capacitor blur हो गया। connected to, वापस राज, Yes, sir. भाई भाई मुझे ठीक दिख रहा है, यहाँ पर आप कह रहे ब्लर। हल्का सा चेंज आया था, बट फ्लक्चुएशन हो रहा है वो। हल्का सा चेंज आया था, देखो। Yes, sir. है ना, तो बिल्कुल कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है।
देखते हैं क्या गड़बड़ होता है। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, ओके। अच्छा, ये आरएमएस वैल्यू है गाइस, 230 वोल्ट किसकी है, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है कैपेसिटर को, ठीक है, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और कितनी है, 300 रेडियन पर सेकेंड, 300 रेडियन पर सेकेंड। ये डेटा आपको बता दिया, ठीक है। अब पता क्या करना है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट, बताइए कंडक्शन करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होगी, कंडक्शन करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होगी। ये तो जैसे 7th चैप्टर का क्वेश्चन जैसा हो गया गाइस। अगर आपको वी आरएमएस दे दिया, आपको सी की वैल्यू दे दी, सी की वैल्यू ही बता दी इन्होंने, आपको कंडक्शन करंट की आरएमएस वैल्यू बतानी है, तो वी आरएमएस अपॉन एक्स सी, ओम्स लॉ होता है ना, करंट इक्वल टू, है ना, V बाय रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के प्लेस पर क्या आएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओनली कैपेसिटर है सर्किट में, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपको बता दी, ओमेगा आपको बता दिया, वी आरएमएस की वैल्यू आपको बता दी, आपको IC कंडक्शन करंट की आरएमएस वैल्यू बता, करंट की आरएमएस वैल्यू बतानी, ठीक है। कंडक्शन करंट तो हम 8th चैप्टर में आके कह रहे हैं, इन जनरल तो हम उसको करंट ही बोलते हैं, करंट की आरएमएस वैल्यू तो कितनी होगी, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। एक्स सी क्या होता है गाइस, सी ओमेगा या 1/c ओमेगा, 1/c ओमेगा, है ना। तो ये तो अच्छी बात है, अब डिवाइड का डिवाइड ऊपर आ जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, डिवाइड नहीं करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा, सी ओमेगा इंटू वी आरएमएस, आरएमएस, ठीक है। फॉर्मूला रेडी है, बताइए क्या होगी करंट की आरएमएस वैल्यू, सी की वैल्यू 100 इंटू 10⁻⁻12, ओमेगा 300 डायरेक्ट बता दिया इन्होंने, वी आरएमएस 230, प्रोडक्ट कीजिए और बताइए। हो गया ये तो 6.9 समथिंग, 6.9 into 10⁻⁻6 एम्पियर। 10 टू दी पावर बता दो, 6.9 तो दिख गया, 10 टू दी पावर माइनस एक दो जगह और बता दो, तो 6.9 तो पता लग गया, 10 to the power -6. -6 10 टू दी पावर -6 वॉट एम्पियर। तो कंडक्शन करंट की आरएमएस वैल्यू 6.9 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो और बता देना, ओके। नेक्स्ट और क्या पूछा है इन्होंने 8.2 में, फर्स्ट काम तो यही था। सेकंड, इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट, यस ऑलवेज, यस, इसका जो बी पोर्शन होगा इसका आंसर है यस, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी इतना ही होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट की आरएमएस वैल्यू नॉट पीक वैल्यू। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ, तो ये जो 8.2 का सी ऑप्शन है ना, इसको आईएमपी लगा दो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 8.2 का फर्स्ट हमने कर लिया, 8.2 का बी, यस कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल होगा, 8.2 का जो सी है उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा, डायग्राम से समझना। तो बीच बीच में मैं कह रहा था, जिस तरह से कंडक्शन करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, बिल्कुल उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। अब इन्होंने पूछ ही लिया, ये कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स हैं उसके बीच में सर्कुलर प्लेट्स हैं, लेट फर्स्ट प्लेट लेट सेकंड प्लेट, डायग्राम बनाना ही होगा। अब फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट बिल्कुल पैरेलल है, आमने सामने है, तो फर्स्ट सर्कुलर प्लेट के सेंटर सेकंड सर्कुलर प्लेट के सेंटर से कनेक्ट करने वाली मैंने एक लाइन बना दी, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन से कुछ डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, 3.0 मतलब 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पर आपको बी का एम्पलीट्यूड पता करना है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यहाँ पर ये पता करना है गाइस। और आपको क्या पता है,
आपको एम्पियर्स सर्किटल लॉ पता है, बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट समीशन आई होता है ना, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, बताइए बी डॉट डी एल इक्वल टू वी नॉट Yes, समीशन sir. आई होता है। बट दोनों प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में वन एंड ओनली करंट होता है, और वो कौन सा करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो यहाँ पर बी पता करने के लिए आपको इस रिजल्ट को यूज लेना पड़ेगा, इस रिजल्ट को यूज लेना पड़ेगा, और जब करंट मैक्सिमम होगा तब मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। आपने कंडक्शन करंट की आरएमएस वैल्यू पता लगाई है, और एक्चुअल में वो भी वही डिस्प्लेसमेंट करंट की भी आरएमएस वैल्यू होगी, साथ साथ चेंज होते हैं दोनों, बिल्कुल साथ साथ। और वो वैल्यू कितनी है, वो है 6.9 इंटू 10 टू दी पावर -6 था प्लस 6 था, -6 जल्दी बताओ, -6 है। तो कंडक्शन करंट की आरएमएस वैल्यू ही डिस्प्लेसमेंट करंट की भी आरएमएस वैल्यू होगी। तो फटाफट बताइए डिस्प्लेसमेंट करंट की पीक वैल्यू आई नॉट है ना, आईडी ब्रैकेट के बाहर 0 लगा दिया, पीक वैल्यू क्या होगी, √2 टाइम्स, याद आ गया, √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू, √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू। ये मैं एडवांस में बता रहा हूँ क्योंकि यूज आएगा। बी नॉट पता करना है, बी आरएमएस पता नहीं करना है ना। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पता करना है किस पर, दोनों मेटल की प्लेट्स के एक्सियल लाइन से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, उस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, ओके, आरएमएस। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की आरएमएस वैल्यू को √2 से प्रोडक्ट कर दे तो डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो √2 इंटू 6.9 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर, इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, लेंगे हम आगे। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड रिजल्ट एम्पियर्स लॉ, और कैपेसिटर के अंदर एम्पियर्स लॉ अप्लाई किया मैंने, तो यहाँ आईडी लिखा है, समेशन इलेक्ट्रिक करंट का समेशन, अब वन एंड ओनली करंट डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर रहे हैं हमें ना, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा cos 0 1 आता है, तो एप्सिलॉन नॉट d phi e यस सर, अपॉन dt है ना। यस देखिए 8th चैप्टर के न्यूमेरिकल बड़े इंटरेस्टिंग है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d e a अपॉन dt, a out एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट a d e अपॉन dt, ठीक है। अब इस E के बारे में क्वेश्चन में कुछ बताया क्या, आईडी की वैल्यू मालूम है ना, तो आईडी की वैल्यू, अरे आईडी की वैल्यू ही मालूम है ना। चलिए, तो ये आरएचएस में चेंज नहीं करके हमें एलएचएस में चेंज करना होगा, एलएचएस में बी डॉट डी एल। चलिए, तो वापस देखिए फिर इसको, कुछ स्टेप्स आपको जो बताए, यहाँ पर हम चेंज नहीं करते, यहाँ पर हम चेंज नहीं करते। ये फॉर्मूला है, आईडी एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, अगर मैं आईडी के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दूंगा आईडी नॉट, तो मुझे बी नॉट मिलेगा। तो जनरल फॉर्मूला हम बनाने के लिए एलएचएस में चेंज करते हैं, एलएचएस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो बी डी एल है ना। तो पीक वैल्यू कैसी वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो अगर मैं यहाँ पर बी नॉट पुट कर दूं तो बी नॉट क्या होगा, एक फिक्स्ड वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड अपने आप में एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली क्या पुट करना पड़ेगा, आईडी नॉट, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, बी नॉट कब होगा, जब करंट मैक्सिमम होगा, सब जानते हैं। अगर कोई कंडक्शन करंट है तो कंडक्शन करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम एक ही केस में होता है जब करंट मैक्सिमम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वो मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। यस गाइस, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है,
है ना। तो यहाँ पर आप P पॉइंट के अबाउट एक सर्कल इमेजिन कर सकते हैं। वो सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्या होगा, बी नॉट ऐसा का ऐसा, इसका इंटीग्रेशन होगा 2 पाई आर। भाई ये 2 पाई आर कहाँ से आया, तो आपको अच्छे से पता है क्लोज्ड पाथ Yes, पे sir. इंटीग्रेशन होता है। अब यहाँ पर क्लोज्ड पाथ कौन सा होगा वो मैंने यहाँ बना भी दिया है। 3 सेंटीमीटर का सर्कल, 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, तो आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी। तो बी नॉट का फॉर्मूला ही बना लेते हैं, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई डी नॉट, है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट की मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई आर। वैल्यू पुट कीजिए, आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। बिल्कुल सही टाइम पर आपने बता दिया, आरएचएस में हमें चेंज नहीं करना था, एलएचएस में ही करना था। म्यू नॉट की वैल्यू मालूम है ना, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। म्यू नॉट की वैल्यू 2 into 10 to the power -7 into √2 into 6.9 into 10 to the power -6 upon r की वैल्यू 3 into 10 to the power -2। तो 3 से ये कैंसिल हो रहा है, आ गया हो तो बताएं। तो ये इक्वेशन था जो लेंदी था। अब 8.3 8.4 ये सब जल्दी होने वाली क्वेश्चन हो गया हो तो बता देना गाइस। तो आज आपको HW भी मिला है और वो बहुत छोटा सा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेंड किए हैं, तो आप उनको कॉपी में नोट डाउन कर लेना और वो आपको लर्न करते ही होंगी। आंसर बताएं। अब इसमें भी टाइम लगा दिया आपने। वीडियो तो ठीक चल रहा है। गाइस जल्दी बताएं, इतने सारे बच्चे हैं और टाइम लग जाता है कैलकुलेशन में। Sir, 46 root 2 into 10 to 6.50. the power -12. मुझे भाई 4 सुनाई दिया, धीरे धीरे आराम से बोलो। 46 root 2 into 10 to the power -12. 46 सर into 10 रूट to the 2 power को भी सॉल्व करेंगे -12 तो 6.50 आ रहा है। Yes, sir. 50 into 10 to the power क्या कर दूंगा, 10 या 11 माइनस। भाई इसमें भी कोई इशू सर नहीं है, -1। ऑल्सो -11। नो सर 10 to the power -1। अब ये क्या चक्कर है, इम्पॉसिबल। -1 तो इम्पॉसिबल है भाई। So सर minus 3 से 6.9 को कैंसिल कर देंगे तो 2.3 आ रहा है, और 2 into √2 into 2.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.50 आ रहा है, और 10 की पावर सॉल्व करेंगे तो 10 to the power -1। -11 -10 ये आ रहा है क्या, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई यस डाउट सर, नहीं है, यस सर। है ना। तो 10 आएगा ना, -1 नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा देना नहीं है एक्चुअली, ध्यान तो यहाँ देना है। स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे तो कैलकुलेशन का तो मौका ही नहीं मिलेगा, तो ध्यान तो यहाँ देना है। एक तो मैंने आपको बताया, आपने कंडक्शन करंट की आरएमएस वैल्यू निकाली थी, वही डिस्प्लेसमेंट करंट की आरएमएस वैल्यू है, इंपॉर्टेंट बात को ही रिवाइज करें। और जब आरएमएस वैल्यू पता लग जाती है तो पीक वैल्यू पता लगाना आसान है, √2 से प्रोडक्ट करें। पीक वैल्यू क्यों पता लगानी पड़ रही है,
क्योंकि क्वेश्चन में आपसे मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं। एम्पलीट्यूड मतलब पीक वैल्यू पूछ रहे हैं, और वो कब होगी जब डिस्प्लेसमेंट करंट की पीक वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो एम्पियर सर्किटल लॉ देखो काम आकर आया। नेक्स्ट, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ। एक्स रे की वेवलेंथ है 10⁻⁻10 मीटर। देखो बहुत सारी बातें बताएंगे और कुछ काम नहीं आएगी। रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, रेड कलर की कोई लाइट है जिसकी वेवलेंथ ये है, वेवलेंथ लैम्डा होती है। रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ, एक रेडियो वेव है जिसकी वेवलेंथ इतनी है 500 मीटर। वेरी गुड, ठीक है। तो ये वेवलेंथ है, इन सब में कॉमन क्या है गाइस? स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, फ्री स्पेस में उनकी स्पीड क्या होती है? सी, स्मॉल सी होती है। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होते हैं। जिसकी वेवलेंथ जितनी कम है फ्रीक्वेंसी उतनी हाई होगी, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा है फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, बट क्या कांस्टेंट रहेगा? स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। दैट्स इट। ऐसे 1 मार्क की क्वेश्चन बन सकती है। लास्ट एक और देख रहे हैं हम। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन वैक्यूम along z direction. What can you say about the direction of electric field, magnetic field vectors? बताइए, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव z डायरेक्शन के अलोंग प्रोपगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? तो गाइस दो ही डायरेक्शन बची ना उनके लिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड y के अलोंग होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y के अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड x के अलोंग होगा। हम ये कह सकते हैं। और क्या पूछा है इन्होंने? If the frequency of wave is 30 megahertz, what is the wavelength? अगर फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज है, लास्ट 30 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, मेगा मतलब 10⁻6 होता है, तो आपसे पूछ रहे हैं वेवलेंथ क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 8.4 में भी पार्ट्स हैं। कहने को ये हमने 4 किए बट पार्ट्स बहुत सारे थे। बताइएगा इस कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे आप लोग? वेवलेंथ फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो मुझे पता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ क्या होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, दिमाग में फ्रीज कर लेना। फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और फॉर्मूला ये रहा। तो लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, 3 × 10⁸ अपॉन न्यू 30 × 10⁶। ये तो इजी हो गया। कितना आया लैम्डा? 10 आया क्या? कोई बताएं भाई। जस्ट 10 मीटर। Yes, sir. 10 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में मिल सकते हैं जो एक्चुअल में 1 मार्क के होते हैं। जिससे बीच में बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन भी आए ना, ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए करा दिए, एग्जाम में मिलेंगे नहीं, क्योंकि चैप्टर का वेटेज कम है और वो उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं होते हैं आपके बोर्ड के पेपर में। ये फिट हो सकता है, ऐसे ये भी फिट हो सकता है। क्या चीज सेम रहेगी? स्पीड सेम रहेगी। अब ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन है छोटे छोटे। तो कल हमें लगभग 20 मिनट्स तो इसको देने होंगे, और आपको जो स्पेक्ट्रम सेंड किया है 10 मिनट इसको देंगे, और फिर कुछ नया स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, तो आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक यू सर। नोट का आंसर 1.63 × 10⁻11 टेस्ला आ रहा है। पता नहीं किसका कह रहे हो। अच्छा, इसका कह रहे हो आप? यस सर। इसको भी चेक कर लेंगे, इसको भी चेक कर लेंगे, है ना? बिल्कुल चेक सर कर लेंगे। एम्पियर लिखा है याद आपने। दिला। टेस्ला, टेस्ला, ओ माय गॉड, एम्पियर तो पहले ही खत्म हो गया था, है ना? बिल्कुल सही बात कही है ना। तो टेस्ला टेस्ला टेस्ला, इसको चेक करेंगे मैग्नीट्यूड को, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, थैंक यू सर।